हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 9 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ लगाना। क्योंकि आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना लगा लो, पर जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे प्रिपरेशन अधूरी ही रह जाएगी। टेस्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज़ में, जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा भी चुके हैं, ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। और अगर रेलवे की बात की जाए, जिसके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें आरआरबी एनटीपीसी 2020 के 162 टेस्ट, जिसमें कि 18 टेस्ट टोटल फ्री हैं, साथ ही आरआरबी ग्रुप डी के 170 टेस्ट, जिसमें कि 11 टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। इसके साथ ही आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और 200 से अधिक एग्ज़ाम के लिए 12,000 से ज़्यादा मॉक एक साल के लिए सिर्फ 299 रुपये में मिल सकेंगे। और इसके लिए आप स्टडी 10 का कूपन यूज़ करके 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ये जो असम का पहला हेलीपोर्ट है, इसका उद्घाटन किया गया है असम के माजुली में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, इस हेलीपोर्ट का पर्पस क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि असम में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। इसका नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए इस पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और इस हेलीपोर्ट में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतारने की सुविधा भी है। इसी का उद्घाटन किया गया है माजुली में। यदि हम बात करें असम की, तो ये है पूर्वोत्तर भारत में असम की लोकेशन। इसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। हाल ही में यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है ये बनाए गए हैं सुधांशु धुलिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये असम में स्थित है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार है बिहू। माजुली नदी द्वीप अभी मैंने बताया है। इसके अलावा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जा रहा है असम के ही जोगीघोपा में, जबकि भारत का जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बनाया जाएगा गुजरात में। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह, जिसका नाम है प्राउड बॉयज़, इसे आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है कनाडा के द्वारा। और जो कनाडा है ये प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित करने वाला पहला राष्ट्र भी बन गया है। अब देखिए ये है क्या प्राउड बॉयज़? तो आप लोगों ने कुछ आतंकवादी संगठन के नाम सुने होंगे, जैसे कि आईसिस, अलकायदा। तो जो कनाडा है, कनाडा ने इस प्राउड बॉयज़ ग्रुप को भी, मतलब कि इस संगठन को भी इन्हीं आतंकवादी संगठन के इक्विवेलेंट माना है। और ये जो समूह है, मतलब कि ये जो प्राउड बॉयज़ ग्रुप है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये यूएस, कनाडा और पूरे यूरोप वाले एरिया में, मतलब कि इनका संगठन है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि इस प्राउड बॉयज़ संगठन ने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है? तो यदि आप लोगों को याद होगा, तो हाल ही में अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है कैपिटल ऑफ हिल। तो कैपिटल ऑफ हिल में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई थी, जो कि न्यूज़ में अभी चर्चे में भी बनी हुई थी, तो यहाँ जो हिंसा हुई थी कैपिटल ऑफ हिल्स में, जिसमें कि जो प्रदर्शनकारी है ये इस कैपिटल ऑफ हिल के अंदर घुस आए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सारी घटना हुई थी ये भी प्राउड बॉयज़ के लोगों के द्वारा ही समर्थित थी। और ये दिखते कैसे हैं? तो इनका हुलिया आप देख सकते हैं, ये है प्राउड बॉयज़ ग्रुप, जिन्हें कि कनाडा के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें ये है कनाडा की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? तो ये है ग्रेट बैरियर झील। और ये कैसी झील है? तो ये एक ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने अपने कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। तो देखिए इनका एक स्पेशल कोबरा फोर्स बनाया गया है। यहाँ कोबरा की फुल फॉर्म बनती है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये है कोबरा की फुल फॉर्म। अब देखिए जो भी अर्धसैनिक बल है, मतलब कि हर फोर्स के पास अपना एक स्पेशल ग्रुप होता है जिन्हें किसी विशेष कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है। यदि आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने
उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी, जिसमें कि विकी कौशल जो है अपना एक ग्रुप लेकर के पाकिस्तान जाते हैं। मतलब कि एक स्पेशल मिशन के लिए वो ग्रुप तैयार किया गया। किस लिए तैयार किया गया था? ताकि उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की जा सके। तो किसी विशेष पर्पस से ये ग्रुप क्रिएट किया जाता है। मतलब कि कम लोगों का एक ऐसा फोर्स होता है जो कि निर्धारित कार्य के लिए बनाया जाता है। तो अभी तक ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसमें ये जो कोबरा यूनिट है, अभी तक इसमें मतलब कि इस कोबरा फोर्स में महिला को शामिल नहीं किया गया था। पहली बार इसे शामिल कर लिया गया है। और देखिए, यदि हम बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का कार्य क्या होता है? तो बेसिकली देश में आंतरिक अशांति को रोकने का कार्य ये किया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा। और इस सीआरपीएफ में महिलाओं को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1986 में। और अब इस कोबरा फोर्स में भी पहली बार महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। किस लिए किया गया है? किसी निर्धारित कार्य के लिए या विशेष पर्पस से। अब देखिए, यदि हम बात करें कि भारत में कुल कितने CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, तो ये हैं कुल 7 तरह के। कौन कौन से हैं? एक तो है सशस्त्र सीमा बल, फिर है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके बाद है CRPF जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, BSF, असम राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब इन सभी के अपने अपने लेवल पर कार्य हैं। जैसे कि एक एक लाइन में यदि मैं आप लोगों को बताऊं, तो सबसे पहले यदि हम बात करें CISF की यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो भारत के जो प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। यदि हम बात करें CRPF की, तो अभी मैंने बताया है कि जो आतंकवाद प्रभावी एरिया होते हैं या नक्सलवाद वाले एरिया होते हैं, या आप कह सकते हैं कि देश में मतलब कि बॉर्डर के अंदर देश की शांति को बनाए रखने के लिए, मतलब कि आंतरिक अशांति को दूर करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो जो पाकिस्तान वाली बॉर्डर है और बांग्लादेश वाली बॉर्डर है, यहाँ इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर यदि हम बात करें असम राइफल की, तो देखिए जो असम राइफल होते हैं और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इनकी नियुक्ति म्यांमार बॉर्डर पर, मतलब कि म्यांमार, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, तो इनकी नियुक्ति चाइना वाले बॉर्डर पर की जाती है। अब यदि हम बात करें NSG की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो आप लोगों को याद होगा कि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद NSG की स्थापना की गई थी, मतलब कि इसका गठन किया गया था। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने असम के किस जिले में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है असम के सोनितपुर से। और इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, असम में मतलब कि इस राज्य में सड़कों के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए और असम में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा असम में हेल्थ स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विश्वनाथ और चराईदेव में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की भी नींव रखी गई है। अब यदि हम बात करें असम की, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं असम से ही रिलेटेड है और जो कि चर्चे में रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया है कि हाल ही में असम के माजुली में असम का ही पहला हेलीपोर्ट बनाया गया है। यदि हम बात करें डिब्रूगढ़ की, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये स्थापित किया गया है डिब्रूगढ़ में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म, या आप कह सकते हैं कि अपतटीय पवन फार्म ये स्थापित किया जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, इनके द्वारा भी हाल ही में ये जो विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय फार्म मतलब कि पवन फार्म ये जो बनने जा रहा है, इसके लिए $43 बिलियन के सौदे की घोषणा की गई है। और देखिए, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म है जो कि साउथ कोरिया के पश्चिमी तटीय शहर जिसका नाम है सिनान, यहाँ स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ वर्ष 2030 तक जो साउथ कोरिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि ऑफशोर विंड फार्म स्थापित कर लेगा। तो इसी के क्षेत्र में ये कार्य कर भी रहा है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। इन दोनों के ही बीच में 38 पैरेलल लाइन यानी कि 38वीं समानांतर रेखा है।
यहाँ हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जे इन। देखिए जो साउथ कोरिया है ये 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध कंपनी है जो सैमसंग, ये साउथ कोरिया की है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें जो साउथ कोरिया है ये रही थी टॉप पर। अपने देश भारत की रैंकिंग थी 50वीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित श्री विलिथपुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, जिसे अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल चुकी है और इसी के साथ ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो देखिए तमिलनाडु के बारे में तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, आज हम टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो टाइगर रिजर्व है ये होते क्या हैं? तो देखिए ऐसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बाघों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है और ये प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी, जिसके द्वारा ये कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब कि इन्हीं के नियंत्रण में ये होता है और इसका जो प्रबंधन है ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो इसी के साथ तमिलनाडु में अब टाइगर रिजर्व की संख्या 5 हो गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं हमारे मध्य प्रदेश में। किस देश की रेलवे दुनिया की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी? तो जल्द ही जो भारतीय रेलवे है ये दुनिया की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय रेलवे है ये 2023 तक, मतलब कि भारत की सभी ट्रेनें 2023 तक डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरे देश को वायु प्रदूषण से राहत मिल सकेगी। तो इसी के साथ दुनिया की पहली प्रदूषण रहित रेल ये बन जाएगी इंडियन रेलवे। यदि हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जो कि हैं 44वें क्रम के रेल मंत्री। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे आसफ अली। लेकिन यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये कौन थे, तो ये थे जॉन मथाई। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ड्रोन भी तैनात किया गया है, जिसका नाम है निंजा ड्रोन। हाल ही में किसने ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा लॉन्च की है? तो हाल ही में जो IRCTC है, यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस भी लॉन्च कर दी गई है। अभी तक आप लोगों को मालूम ही होगा जो IRCTC है इसके द्वारा फ़्लाइट्स और ट्रेन की टिकट बुक की जा सकती थी, पर अब IRCTC के द्वारा ऑनलाइन बस बुकिंग की भी सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है और इसने ये सर्विस 29 जनवरी से शुरू कर दी है। इसके एप्लीकेशन के थ्रू अब ऑनलाइन बस की बुकिंग भी की जा सकेगी। अब देखिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि अभी चर्चे में है, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि हाल ही में दुनिया का जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जो कि लॉन्च होने वाला है। शॉर्ट में इसे आप कह सकते हैं SKAO। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसका नाम है स्काओ, ये लॉन्च किया जाना है। अब इसे समझने के लिए आप थोड़ा पीछे चलेंगे। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हाल ही में जो चाइना है इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप डेवलप किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? फास्ट। यह फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है ये तो चाइना के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन इससे भी बढ़ के अब ये जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा जिसका नाम होगा स्काओ, इसे कुल 10 कंट्री मिलकर स्थापित कर रही हैं। ये 10 कंट्री कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें अपना देश भारत भी शामिल है, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और UK, ये 10 कंट्रीज़ इसमें शामिल है। अब ये रेडियो टेलीस्कोप ये क्या होते हैं? तो आप देख सकते हैं ये जो इतनी बड़ी छतरी लगी हुई दिख रही है, इससे जो रेडियो तरंगे हैं ये अंतरिक्ष में जाती हैं और उस वातावरण में यदि कोई वेव टकराती है या कोई भी सिग्नल मिलता है तो ये जो आप देख रहे हैं
इस टेलीस्कोप में ये सिग्नल भेजती है, जिससे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आती है। तो यही है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, जिसे 10 कंट्री मिलकर स्थापित कर रही हैं, जिसमें मतलब कि इसे बनने में लगभग 1.8 बिलियन पाउंड से भी अधिक की लागत लग सकती है। डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। फिर हमारी अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड का जो चमोली ज़िला है, यहाँ ग्लेशियर फटा है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में मतलब कि 7 साल बाद फिर से एक नया प्रकोप देखने को मिला है। ग्लेशियर फटने से यहाँ तबाही का मंजर है। जो चमोली ज़िला है, चमोली ज़िले के रेडी गांव के पास ग्लेशियर टूटने से लगभग 150 से ज़्यादा लोग इसमें बह गए हैं। और इसमें जितने भी लोग बहे हैं, ये सभी लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। देखिए, यदि हम बात करें ग्लेशियर की, ये क्या होते हैं, तो देखिए सालों तक भारी मात्रा में जब बर्फ़ जमा हो जाता है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तब ग्लेशियर का निर्माण होता है। और मोस्टली ये हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और सवाल ये भी बनता है कि ग्लेशियर टूटने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि किसी भी भूवैज्ञानिक गतिविधि के कारण जब इसके नीचे मतलब कि हलचल होती है तब ये टूट सकता है। दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ये पिघल सकता है या इसके टूटने का कारण बनता है। तो देखिए, जो ग्लेशियर है ये तो बर्फ़ के जमा होने के कारण बनता है। और यदि कहा जाए तो बेसिकली 2 तरह के ग्लेशियर होते हैं। पहला तो है अल्पाइन ग्लेशियर, दूसरा होता है आइस शीट्स ग्लेशियर, जिसमें कि जो ग्लेशियर पहाड़ों पर आते हैं वे कहलाते हैं अल्पाइन ग्लेशियर। इससे भयंकर बाढ़ आ सकते हैं और तबाही तो होती ही है, साथ ही भारी मात्रा में जन धन की भी हानि होती है। यदि हम मौजूदा घटना को देखें तो मौजूदा घटना से जो उत्तराखंड है, मतलब कि उत्तराखंड के देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। यदि आप लोगों को याद होगा तो 2013 में उत्तराखंड के ही केदारनाथ में बादल फटा था, जिसमें लगभग 6000 लोगों की मौत हो गई थी। और यदि आप किसी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के सिलेबस में डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट का टॉपिक तो अलग से होगा ही, जिसे आप अलग से पढ़ भी रहे होंगे। इसके लिए आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पढ़ सकते हैं और जो करंट के इशू है इसे भी रिलेट करके अपना आंसर बेहतर बना सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था डेनमार्क। अच्छा, कल मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि डेनमार्क के द्वारा ये जो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप है ये तो बनाया जाएगा, पर कहाँ बनाया जाएगा? यूरोप मैप में जैसे ये था डेनमार्क, यहाँ है उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी, जहाँ डेनमार्क के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइसलैंड बनाया जाएगा, जिससे कि ये जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं इसके आसपास की इन्हें बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।